चलिए बच्चों, देखिए हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे। तो एक बार वापस से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। इक्वेशंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, वो आया था आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को क्या लिखते हैं हम लोग? ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ वो आया था ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। और इसके अलावा हमने फेज और फेजर्स भी पढ़ लिए थे, है ना। वेव फॉर्म्स भी हमने बना ली थी, ठीक है। वेव फॉर्म बना ली थी ना हमने? ठीक है। अब हम ना अलग अलग सर्किट्स पढ़ेंगे और उनके अंदर हम लोग वेव फॉर्म्स और उनके फेजर्स पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिफरेंट एसी सर्किट्स। एसी सर्किट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर आर सर्किट। प्योर आर सर्किट मतलब ऐसा एसी सर्किट जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सर्किट कंटेनिंग कंटेनिंग आर ओनली। तो इसमें हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया और यहां पे एक हमने एसी सोर्स लगा दिया, राइट। अब एसी सोर्स का जो इक्वेशन है वो मैं लिख रहा हूं, V इक्वल्स वी नॉट साइन ओमेगा टी। और इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है से वो वी आर है, राइट। अब इस पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए वी ही जिम्मेदार है ना। तो मान लीजिए एक साइकिल में जब इसमें वोल्टेज आया तो वो वी किसके बराबर होता था, आई आर के। और ये जो वी यानी वोल्टेज इसको मिला है वो मिला है सोर्स से, तो वी आर इक्वल्स टू वी एज वेल। तो वी आर कितना था अपने पास, आया, और वी कितना है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। यहां से आई की वैल्यू आ जाती है वी नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। अच्छा, ये जो वी नॉट अपॉन आर है इसको अगर हम अलग से डिस्कस करें, ये है वी नॉट होता था मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन आर, क्या आएगा, मैक्सिमम करंट। दिस इज आई नॉट और इसको बोलते हैं हम लोग पीक करंट। अच्छा जी, अब देखिए ये वैल्यू यहाँ पे रखता हूं मैं, तो आई कितना है अपने पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब आप दोनों में ना एक रिलेशन एस्टेब्लिश करके देखें। वोल्टेज में भी वी नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट में भी आई नॉट साइन ओमेगा टी है, दोनों में साइन ओमेगा टी है। तो बताइए क्या दोनों में कोई फेज डिफरेंस है? फेज डिफरेंस तब होता है जब उस टर्म में ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ हो या यहाँ पे कुछ और होता है। अभी तो ये दोनों इक्वेशन सेम ही हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं हियर V एंड I आर इन द सेम फेज, आर इन द सेम फेज, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये सेम फेज में है तो इसका हम लोग फेजर लिख सकते हैं, इसका फेजर डायग्राम। देखिए फेजर डायग्राम में मैंने पहले बनाया वी नॉट, ठीक है, कितने एंगल पर है, ओमेगा टी पर। तो इसका साइन वाला कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसी तरह से जो आई है वो क्या है भाई, सेम फेज में है ना, तो इसी लाइन के ऊपर आ जाएगा आई नॉट। और इसका जो आएगा पार्ट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, अब इसकी वेव फॉर्म बताइए, क्या दोनों साइन के फंक्शन है? यस। और दोनों का ओरिजिन भी सेम ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे बनाए दोनों को, ये ग्राफ हो गया v का, ये जा रहा है v नॉट तक, और जो i का ग्राफ होता है वो उससे थोड़ा छोटा होता है ना, ऐसे मान लीजिए। ये जा रहा है i नॉट तक, तो ये v का ग्राफ हुआ और ये i का ग्राफ, राइट। तो आप इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
हो गया बच्चों? देखो ये था प्योर आर सर्किट, यानी जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस है। इसके अलावा और हम सर्किट डिस्कस कर सकते हैं, जैसे नंबर 2 पे आता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हो, और हम कह सकते हैं सर्किट कंटेनिंग सी ओनली। तो इसमें हमने कैपेसिटर लिया और यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा दिया। V इक्वल्स V नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसमें जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो वो चार्ज को स्टोर करता है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पर इसमें जो चार्ज होगा हम उसकी बात करते हैं। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस VC है सपोज। तो आप जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C इज इक्वल टू Q बाय C, है ना? C जो होता है वो Q बाय V होता है, तो V क्या हो जाएगा? Q बाय C। ऑल्सो जो VC है वो V के बराबर भी होगा, क्योंकि पोटेंशियल मिल तो इसको सोर्स से ही रहा है। तो मैं लिख सकता हूं Q बाय C इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो Q को हम लिख सकते हैं C टाइम्स ऑफ V नॉट साइन ओमेगा टी। अभी देखिए ये तो चार्ज है ना, टाइम के साथ चेंज होने वाला। हमें कैलकुलेट करना है करंट। सो फॉर करंट आप जानते हैं करंट होता है dq अपॉन dt। तो I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। इसका डेरिवेटिव देख लो, है ना? तो I इक्वल्स टू सी वी नॉट डी अपॉन डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब आप जानते हैं साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। सो इट इज कॉस ओमेगा टी इनटू ओमेगा। तो आप इसको लिख सकते हैं ओमेगा सी वी नॉट कॉस ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ गई, राइट? लेकिन हमारी जो इक्वेशन थी v की उसमें साइन था, इसमें कॉस आ रहा है। तो पहला हमें ये करना है कि इसको चेंज करना है सो दैट ये साइन में बन सके। तो मैं क्या करूंगा, अगर हम इसको ऐसे लिखें वी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा से तो कोई हर्ज नहीं है, और इस कॉस को मैं लिख ले रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना? तो बेसिकली ये इक्वेशन लिखा गया I इक्वल्स टू, ये जो टर्म है ना 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको एक्स सी कहते हैं। वी नॉट अपॉन एक्स सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और वी नॉट अपॉन एक्स सी को हम आई नॉट कहते हैं। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अच्छा, अब इन टर्म्स को मैं अलग अलग डिफाइन कर देता हूं, कौन सा टर्म क्या है। ये जो टर्म था 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हमने नाम दिया है एक्स सी। इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या काम होता है बच्चों इसका? देखो इसका मतलब है द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सी सर्किट। यानी जो कैपेसिटर सर्किट होगा उसका जो रेजिस्टेंस है, यानी वो कितना करंट रोकना चाहेगा, वो उसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा। मतलब ये ऐसा ही काम करता है जैसा काम रेजिस्टेंस करता है। तो इसको हमने एक्सी कहा। अब बाय ओम्स लॉ हमने पढ़ा है आई होता है क्या? वी अपॉन आर। वी नॉट अपॉन, यहाँ पे आर का काम कौन कर रहा है? एक्सी। तो ये जो वी नॉट अपॉन एक्सी है ये क्या करेगा? आपको मैक्सिमम करंट देगा। दिस इज द पीक करंट। पीक करंट। तो अल्टीमेटली हमारे पास आई की वैल्यू आ जाती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो अब बताइए, वी में तो साइन ओमेगा टी था, आई में साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, तो कौन लीड कर रहा है? आई लीड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं आई लीड्स वी बाय अ फेज एंगल ऑफ
फेज एंगल ऑफ π/2, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं कि v lags behind by a phase angle of π/2। ठीक है, तो ये लीड कर रहा है आई और वी लैग कर रहा है। ठीक है, आप चाहें तो दोनों में एक रिलेशन इसके फेजर के माध्यम से भी बनाएंगे। चलिए, अच्छा ये बताओ बच्चों, ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है XC, हमने कहा ये ओवरऑल रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? ओम ही होना चाहिए, है ना, और इसकी डायमेंशन वही होनी चाहिए जो रेजिस्टेंस की होती है। चलिए ये नोट कीजिए। डन। चलिए अब इसका फेजर बनाते हैं और इसका वेव फॉर्म बनाते हैं। तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, v को हमने बोला था V0 sin ω t, और I आया है इसमें I0 sin ω t प्लस π/2। तो पहले फेजर की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा V0 जो कि ω t एंगल पर था। अब जो I है वो इससे π/2 एंगल आगे है, मतलब यहाँ पे है 90 के एंगल पर। तो इसका कंपोनेंट यहाँ जो आएगा, दिस विल बी I0 sin ω t प्लस π/2, और v का कंपोनेंट आएगा यहाँ पर V0 sin ω t। अच्छा जी, इसके अलावा बात करते हैं इसकी वेवफॉर्म की। तो वेवफॉर्म के लिए देखिएगा, पहले तो हम v का ग्राफ बना लेते हैं, v और I, और यहाँ पे ω t।
ये आएगा वी नॉट। ठीक है, आई का ग्राफ क्या करें बच्चों, पीछे से शिफ्ट करें या आगे शिफ्ट करें? पीछे शिफ्ट करेंगे, है ना? तो अगर हम इसको पीछे बनाएं तो ये कुछ ग्राफ ऐसा आएगा। और ये मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? आई नॉट तक। अब चाहे तो आप पीछे वाला हिस्सा मिटा सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हुआ? वी का। और ये हुआ आई का। अच्छा जी, अब इसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस था इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, हमने कहा कि ये होता था एक्स सी इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा सी। आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है भाई? टू पाई एफ। सो इट इज टू पाई एफ सी, राइट? अच्छा, अब सोचिए इसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म आ रहा है फॉर प्योर डीसी विच इज कांस्टेंट। प्योर डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई? जीरो। तो उस केस में एक्सी कितना आएगा? वन अपॉन जीरो, एंड दैट टेंड्स टू इंफिनिटी। तो रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया ना, क्या करंट पास करेगा इसमें से? नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी सर्किट ब्लॉक्स डीसी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस कम होना स्टार्ट कर जाएगा, है ना? फॉर एसी, अब एसी के लिए देखिए आप, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नॉन जीरो होती है ना? जीरो नहीं होती है। देन जो एक्सी आएगा वो भी नॉन जीरो होगा, है ना? तो रेजिस्टेंस तो है बेशक, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। इसका मतलब इसमें से एसी पास कर सकता है। सो दैट मीन्स दैट एसी कैन पास थ्रू, अ कैपेसिटर। अच्छा, इसके अलावा अब इसको ना, ये जो सी सर्किट होता है इसको हम एक और नाम देते हैं जिसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर। इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर, फिल्टर का नाम यहाँ इसलिए दिया गया है कि जब हम लोग किसी रेक्टिफायर की मदद से एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटेंस का, ताकि हमें जो पल्सेशंस मिले या जो हमें डीसी आउटपुट मिले वो कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, तो खैर वो आगे हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग चैप्टर्स में। अच्छा, ये बताओ एक्सी का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? एक्सी जो है वो एफ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें एक्सी का एफ के साथ, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, है ना? और अगर हम एक्सी का वन अपॉन एफ के साथ ग्राफ देखें तो वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इसका यूनिट क्या बना बताया था हमने? ओम। इसके अलावा एक और हो सकता है, वोल्ट पर एम्पियर। डायमेंशन, ये आया है वोल्ट पर एम्पियर, है ना? और वी क्या होता है अभी? डब्ल्यू अपॉन क्यू। और एम्पियर, एम्पियर को हमने आई कह दिया। और क्यू क्या होता है? आई टी। तो डब्ल्यू अपॉन आई स्क्वायर टी। डब्ल्यू कितना हुआ? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर टी। कितना हुआ? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ठीक है, चलिए नोट कीजिए।
तो भाई ये हो गए हमारे दो सर्किट है ना, आर सर्किट और सी सर्किट। अब बात करते हैं एल सर्किट पे। एल सर्किट, या इसको हम बोल सकते हैं सर्किट कंटेनिंग, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली, इंडक्टेंस ओनली। अच्छा देखिए, इस बार हमने एक इंडक्टेंस लिया और उसमें हमने एक एसी सोर्स लगा दिया। एसी सोर्स का इक्वेशन था अपने पास वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इंडक्टेंस हो गया एल। इसका पोटेंशियल डिफरेंस है वी एल, राइट। अब इसमें जो पोटेंशियल है वो उसके ईएमएफ के रूप में आएगा, है ना। तो हम जानते हैं ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द इंडक्टेंस। तो क्या थी वो ईएमएफ भाई? ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। अब ये तो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, और ये जो काउंटर ईएमएफ है जो इसके अंदर सर्किट को सोर्स दे रहा है वो कितना है भाई? वी। तो जो वी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? माइनस ऑफ ई होना चाहिए। तो वी अपने पास हुआ वी नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एल डी आई अपॉन डी टी। अच्छा जी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा। अच्छा, यहां से डी आई को लिखा जा सकता है वी नॉट अपॉन एल इंटू साइन ओमेगा टी डी टी, राइट। तो ये जो टर्म आया है मेरे पास ये डी आई के लिए आया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। सो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, on integrating both sides. So integral of di equals to v naught upon L integral of sin omega t dt. di का इंटीग्रेशन इज आई v naught upon L sin omega t का इंटीग्रल माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल्स टू माइनस ऑफ v नॉट अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी। अब इक्वेशन तो ठीक है हमारे पास आ जाती है। अब इसमें ना माइनस कॉस आ रहा है, हम इस माइनस कॉस को साइन के साथ कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए एक आइडेंटिटी है अपने पास। आप जानते हैं साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। लेकिन अगर आप इसके एंगल्स को चेंज कर दें, आप इसको लिख लें साइन थीटा माइनस पाई बाय 2, तो ये हो जाता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो ये वाला जो टर्म है माइनस कॉस थीटा वाला, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? I इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स आ रहे हैं एक्स्ट्रा, जैसे ओमेगा एल आया है, वी नॉट अपॉन ओमेगा एल आया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए। सो ये जो ओमेगा एल है इसका नाम होता है एक्सेल, और इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये भी वही काम करता है जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस करता है, मतलब रेजिस्टेंस का। दिस इज द ओवरऑल रेजिस्टेंस। तो आई की वैल्यू बनी वी नॉट अपॉन एक्सएल, वी नॉट अपॉन एक्सएल इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अच्छा, ये जो वी नॉट अपॉन एक्सएल है इसको अलग से नाम दिया जाएगा क्या? आई नॉट, द मैक्सिमम करंट थ्रू द सर्किट। तो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये हमारे पास इक्वेशन बना। अब बताइए, वी अपने पास आया था वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई में क्या आया है? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब क्या हुआ इसका? आई लैग कर रहा है ना। सो आई लैग्स बिहाइंड वी बाय अ फेज एंगल ऑफ, by a phase angle of
पाई बाय 2। और हम ये भी कह सकते हैं कि v लीड्स I बाय अ फेज एंगल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। कौन सा होता है? हाँ, ईएमएफ इंड्यूस जो होती है इंडक्टेंस में, हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ईएमएफ होती है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, है ना। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये, यानी कि जो ईएमएफ आनी चाहिए ना, वो इसके बराबर ही आनी चाहिए। तो इसके बराबर ही आनी चाहिए और ऑपोजिट डायरेक्शन में आनी चाहिए, माइनस में। तो जो वी आएगा वो एल डी आई अपॉन डी टी बन जाएगा। फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। डन। चलिए अब बात करेंगे इसका फेजर और वेव। तो एक बार लिख लेते हैं, v अपने पास आया है v नॉट साइन ओमेगा टी, और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। देखिए फेजर की पहले बात करते हैं। तो पहले हमने बनाया है v नॉट, ये ओमेगा टी एंगल पर आया, और हमने इसका एक कंपोनेंट बनाया v नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो I है वो इससे पीछे है 90 एंगल पर, मतलब यहाँ पे कहीं पर ये आई नॉट हुआ, और इसका ये कंपोनेंट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अच्छा, इसके बाद आते हैं वेव फॉर्म पे। ये तो हमने बना दिया v का।
अब जो आई का ग्राफ है वो क्या होगा भाई, आगे से शिफ्ट होना है, यानी यहां से। आप इसको पीछे भी बढ़ाएंगे तो ये कहां तक जा रहा है, माइनस आई नॉट और ये आई नॉट। ये वी का ग्राफ हुआ और ये आई का ग्राफ। ठीक है। अच्छा, अब इंडक्टिव रिएक्टेंस को जरा डिस्कस करते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस, देखिए अभी हमने कहा कि ये एक्सएल जो था वो था ओमेगा एल। इसका मतलब है द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ एल सर्किट। अच्छा, और एक्सएल को हम 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब ये बताएं, एसी के लिए या डीसी के लिए पहले बात करें। फॉर प्योर डीसी, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी तो नहीं है, तो एक्सी कितना हो गया, 0। क्या मतलब हुआ इसका, ये एसी डीसी को जाने दे रहा है नहीं। हाँ, एक्सी 0 का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस ही नहीं है। अगर किसी सिस्टम में रेजिस्टेंस नहीं है तो मतलब उसमें करंट तेजी से पास करेगा। अच्छा, फॉर प्योर एसी, अब क्योंकि एसी में फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ होती है, तो जाहिर सी बात है एक्सी भी कुछ होगा, है ना। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा, कम फ्रीक्वेंसी हो तो कम रेजिस्टेंस आएगा। मतलब ये जाने तो दोनों को दे रहा है ना। बट अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी हुई तो ये एसी को ब्लॉक कर देगा। तो हम कह सकते हैं एल ब्लॉक्स ब्लॉक्स एसी with high frequency, with very high frequency, very high frequency। ठीक है, तो ये लगभग एसी को ब्लॉक करेगा, जो एल सर्किट है। और जो सी सर्किट था वो किसको ब्लॉक कर रहा था, डीसी। तो इसलिए हम कह सकते हैं इंडक्टिव सर्किट इज आल्सो नोन एज इंडक्टिव सर्किट इज आल्सो नोन एज लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। ओके। अच्छा, अगर हम एक्सेल में और एफ में ग्राफ बनाए, एक्सेल एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक्सेल का एफ के साथ बना स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। बताइए इसका यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट ऑफ एक्सेल ओम, और डायमेंशन अभी हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी आई थी बताइए एक बार, एम। ठीक है।
चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं ना। अच्छा, देखिए भाई, द क्वेश्चन सेज कि एक कैपेसिटर है और उसको एक एसी सोर्स से जोड़ा गया है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 60 माइक्रोफैरेड है और इसका 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज वैल्यूज दे रखी है एसी सोर्स की। आपको फाइंड करना है, फाइंड आईआरएमएस। आईआरएमएस निकालना। ये जो वैल्यूज लिखी है ना 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज, ये किस किस की वैल्यू है? एक वीआरएमएस है और एक फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे भाई? आप निकालें पहले एक्सी। एक्सी निकालिए और उसके बाद फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन एक्सी। 2.5, ठीक है। देखिए एक्सी की वैल्यू होती थी 1/ओमेगा सी। सो 1/ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ सी। सो 1/2 इंटू 22/7 इंटू एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 60। और सी की वैल्यू कितनी हो गई? 60 इंटू 10⁻⁻6। तो यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल लीजिए। तो आई आर एम एस विल बी इक्वल टू, वी आर एम एस था अपने पास 110 अपॉन एक्सी। तो ये सब वैल्यूज रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा लगभग 2.5 एम्पियर। चलिए एक और क्वेश्चन है। ये भी एक कैपेसिटिव सर्किट है और इसका जो वोल्टेज दे रखा है दिस इज 200√2 साइन 100t और ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का। नाउ व्हाट इज द करंट? फाइंड आईआरएमएस। जी फॉर्मूला ये देखो भाई।
0.02। ठीक है। देखो पहले तो ये वाला जो टर्म है वो क्या है, ये वी नॉट होता है। तो वी नॉट आपके पास आया है 200√2। VRMS क्या होता है? वी नॉट अपॉन √2। तो 200√2 अपॉन √2, ये कैंसिल हो गया। कितना हुआ? 200। अब XC क्या होता था? 1/ओमेगा C। सो 1/ओमेगा की वैल्यू है 100, और C कितना है? 1 × 10⁻⁻6। ये ऊपर चला जाएगा। सो 10⁻⁶ अपॉन 10⁻²। कितना बचा? 10⁻⁴। अच्छा, अब मेरे पास IRMS का फॉर्मूला क्या था? VRMS अपॉन XC। सो VRMS इज 200 अपॉन 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 0.02 एम्पियर, या इसको ये भी कह सकते हैं 220 मिली एम्पियर। डन। चलिए एक और सर्किट देखिए। इस बार एक इंडक्टर लगा हुआ है किसी AC सोर्स में, और इसका L है 50 माइक्रो हेनरी, और इसमें लगा हुआ है वोल्टेज 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सएल। एक्सएल निकालना है। कितना? 5 पाई। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमें VRMS दे रखा है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 50 हर्ट्ज, है ना।
ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई, तो 2 पाई इंटू 50, तो ये हो गया 100 पाई। अब एक्सएल क्या होता था हमारे पास? ओमेगा एल। तो 100 पाई इंटू एल की वैल्यू हो गई 50 इंटू 10 की पावर -6। 5 पाई इंटू 10 की पावर -3 ओम, या ये भी कह सकते हैं 5 पाई मिली ओम। इसमें IRMS निकालिए। अच्छा, कितना है बच्चों? हाँ, ठीक है। आगे भी सबका आंसर लगभग 16 एम्पियर है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एल कितना है? 44 मिली हेनरी। तो 44 इंटू 10 की पावर -3। अच्छा, इसके अलावा हम क्या निकाल सकते हैं? एक्सएल। एक्सएल क्या होता था? ओमेगा एल, और ओमेगा होता था 2 पाई एफ, सो इट इज 2 पाई एफ एल
सो 2 पाई इंटू 50 इंटू 44 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। इसके बाद हमें VRMS दे रखा है 220। तो IRMS क्या हो जाएगा? VRMS अपॉन XM, है ना। इसको सॉल्व करके लगभग 16 एम्पियर आ जाएगा ना। अब देखिए कुछ नीट की PYQs हैं, है ना, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज a 40 microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. Find IRMS. And options are 2.05 ampere, 2.5 ampere, 25.1 ampere, 1.7 ampere. डन? कितना? बी ऑप्शन 2.5। ठीक है, 2.5 आएगा इसका आंसर। देखो क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे। कैपेसिटर दिया हुआ है 40 माइक्रोफैरड का। तो 40 माइक्रोफैरड मतलब कितना हुआ? 40 इंटू 10 की पावर -6। अच्छा, इसके अलावा हमें दे रखा है 200 वोल्ट यानी VRMS 200, और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब बात करते हैं क्या ओमेगा। ओमेगा कितना होता था भाई? 2 पाई f। सो इट इज 2 पाई इंटू 50, सो 100 पाई ओमेगा। और अब हमें चाहिए क्या? XC। XC होता था 1/ओमेगा C। ओमेगा आ गया 100 पाई, और C कितना हुआ? 40 इंटू 10 की पावर -6। ये ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर 6 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू पाई। ये 3 पावर यहां से कट जाएंगे, तो 100 इंटू 110 अपॉन 4 पाई। ठीक है, मैंने इसको दो जगह लिख लिया, तो 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो 250 अपॉन पाई, ये आया हमारा XC। अब क्या निकालना है हमें? IRMS। सो IRMS क्या होता था? VRMS डिवाइडेड बाय XC। सो VRMS कितना है? 200 अपॉन 250 इंटू अपॉन पाई, तो पाई ऊपर चला जाएगा, तो 5×5 = 25, 5×4 = 20, तो 4/पाई मल्टीप्लाई बाय 22/7। इसको सॉल्व कर लीजिए।
2.5 एम्पियर। डन। ओके, इसके अलावा देखिएगा, इन एन एसी सर्किट ईएमएफ दे रखा है हमें, या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज E equals to 200 root 2 sine 100t. Now it says, and it is connected to 1 millifarad. Find IRMS. IRMS की value. 20, 20, 20 ampere. ठीक। तो यहाँ पे ई नॉट कितना है भाई? 200 √2। तो ई आर एम एस कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन √2, दैट इज 200 √2 अपॉन √2, ये कैंसिल हो गया, सो इट इज 200 वोल्ट्स। अच्छा, इसके अलावा ओमेगा कितना है अपने पास? 100। क्या निकाल सकते हैं हम लोग? एक्स सी, 1/ओमेगा सी। सो 1/100 इंटू 1 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा 10⁻³ ऊपर आ गया, अपॉन 100 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 ओम। अब हमें निकालना है आई आर एम एस। सो आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। और वी आर एम एस कितना आया था अपने पास? 200/10, दैट इज 20 एम्पियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। ये कहता है इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन B equals to 10⁻⁻² Tesla, a circular coil, of radius 30 centimeter and resistance I square ohm is rotated about an axis perpendicular to the field
if the coil if the coil has 200 rotations per minute, then find amplitude of amplitude of alternating current alternating current induced in the coil. Option A, 4 pi square 4 pi square milliampere. Option B, 30 milliampere. Option C, 6 milliampere. And option D, 200 milliampere. सी ऑप्शन 6 मिलियन। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे इसमें? हाँ, देखो ई नॉट जो आया था ना, वो आया था एन बी ए ओमेगा, और हमें क्या निकालना है? हमें आई नॉट निकालना है। ठीक, तो इसमें इसने रेजिस्टेंस बोला है ना, बोला हुआ है, तो आई नॉट आ जाएगा ई नॉट अपॉन आर। बस ये वैल्यू लगा दीजिए। ई नॉट ये है, और आपके पास है एन एक होगा इसमें, और बी 10 की पावर -2, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और ओमेगा इसने बोला हुआ है 200 रोटेशंस पर मिनट, है ना, ये एफ है इसका। तो 200 आरपीएम को आप कैसे चेंज करोगे? अपॉन 60, तो ये हो जाएगा आरपीएस, रोटेशंस पर सेकेंड। तो बस अब यहां से आप ओमेगा निकाल लीजिए 2 पाई एफ से, और फाइनली वैल्यू इसमें रख देंगे।
आगे भी सबका आंसर। अच्छा, अब बात करते हैं भाई, ये जो IRMS या आई एवरेज निकालते हैं, इसको ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे, है ना। आई एवरेज एंड IRMS फ्रॉम IT ग्राफ। देखिए भाई, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये आई है और ये टी है, मैंने एक ग्राफ बनाया है ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू है I0 और ये है -I0, ये है टी और ये है T/2, एंड दिस इज सपोज 3T/2 एंड दिस इज 2T। ठीक है, हमसे पूछा जाएगा कि पूरी साइकिल में इसकी एवरेज वैल्यू बताइए क्या हो। तो पहले बात करते हैं एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल। तो देखो, एवरेज जो हम निकाल रहे थे वो क्या था, इंटीग्रेशन 0 to T आई डी टी अपॉन 0 to T dt। ये जो आई डी टी है, बता सकते हैं ये है क्या इस ग्राफ में, है ना, एरिया अंडर द ग्राफ, ये एरिया है इसका। तो मतलब हम इसको कह सकते हैं एरिया ऑफ IT ग्राफ अपॉन टाइम टोटल, तो T है इसमें, तो इसका एरिया क्या होगा और इसका एरिया क्या होगा, सेम ही होगा ना दोनों का। ऊपर का एरिया आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम कह सकते हैं I0 इंटू टी, और ऊपर वाले का T/2 हुआ, आधे हिस्से का क्या हुआ, -I0 इंटू T/2 अपॉन टी। सो ये हुआ I0 T/2 -I0 T/2 अपॉन टी। ये तो पूरा कट जाएगा ना, तो कितना आ गया, 0। यानी कि कंप्लीट साइकिल में इसकी जो एवरेज वैल्यू आई है वो 0। अच्छा, एवरेज वैल्यू ही निकालते हैं हाफ साइकिल में। हाफ, हम्म, तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to T/2 आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन 0 से T डी टी। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऊपर वाले का एरिया, एरिया ऑफ IT ग्राफ कहां से कहां तक, 0 से T/2 तक, अपॉन नीचे का टाइम तो T आ जाएगा, इनफैक्ट T/2। अच्छा, अब ये बताइए, जो पहला वाला ये स्क्वायर बना हुआ है या जो ये शेप बनी हुई है, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, I0 इंटू T/2 अपॉन T/2, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आता है I0। अच्छा, अब बात करते हैं इसका RMS निकालना, IRMS। अब क्योंकि ये तो हम कंप्लीट साइकिल में निकालते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 to T I0 स्क्वायर डी टी अपॉन 0 to T डी टी। अच्छा, ये सोचो, ये जो I0 था, हमने जब इसका स्क्वायर किया, तो हम एक नया ग्राफ बना सकते हैं। देखिए, IT ग्राफ था, जहां पे I0 था, उसका जो स्क्वायर है वो इससे कहीं ऊपर रहा होगा, मान लीजिए वो यहाँ पे है, तो ये ग्राफ तो सेम ही आ जाएगा ना भाई। बीच में कहीं पे T/2 था, उसके आगे जो ग्राफ था वो नीचे था, स्क्वायर होने पे वो भी ऊपर चला जाएगा, तो यानी कि T पर आ गया। मुझे ये वाला एरिया चाहिए, ये ग्राफ किसके साथ है, I² और T के साथ। अच्छा, अब बताइए, तो मैं लिख सकता हूँ IRMS इक्वल्स टू इसका एरिया क्या होगा भाई, I0 स्क्वायर इंटू T डिवाइडेड बाय T। ये कट गया। अच्छा, IRMS में इसका रूट और आता है ना, सो IRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ I0 स्क्वायर, और ये बाहर आ जाएगा आई। ठीक है, चलिए चलिए। अच्छा, ये कौन सी वेव है, ये AC करंट है या DC है, AC है, तो कौन सा DC है, ये फ्लक्चुएटिंग DC है। ठीक है, AC अगर होता तो इसमें साइन कॉस का फंक्शन होना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए इसमें।
देखो हमने जब इसका आरएमएस निकाला ना उसमें आई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या किया, जो आई नॉट था ना उसका स्क्वायर किया, तो ग्राफ थोड़ा ऊपर हो जाएगा, है ना, आई नॉट स्क्वायर पे। और जो t/2 से आगे का ग्राफ था वो नीचे था। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये भी ऊपर जाएगा, तो वो उसके साथ साथ ही हो जाएगा पैरेलल। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसका हमने एरिया निकाल दिया। चलिए एक ग्राफ मैं दे रहा हूं आपको, उसका वीआरएमएस निकालिए फिर। ये वीटी ग्राफ है। 0, t/2, t, 3t/2, देन 2t, और ये वी नॉट। आपको निकालना है फाइंड वीआरएमएस।
आगे भी सुनान से देखो, इसका जो ग्राफ बनेगा वी स्क्वायर के साथ वो कहाँ होगा भाई? वी नॉट यहाँ है, वी स्क्वायर ऊपर होगा। यानी अगर हम इस ग्राफ को आगे बनाएं तो वी नॉट अगर यहाँ था तो वी नॉट स्क्वायर यहाँ कहीं रहा होगा, है ना? और ये जो आगे का हिस्सा जीरो है वो तो जीरो ही रहेगा ना। ये t/2 है और यहाँ पे t है। तो ये वाला एरिया चाहिए मुझे, इसका तो एरिया ही नहीं है ना? तो क्या करेंगे, जो वी आर एम एस आएगा, द स्क्वायर रूट ऑफ ये ट्राइंगल इसका शेप का एरिया वी नॉट स्क्वायर इंटू t/2 अपॉन टोटल टाइम कितना है t। तो ये कट जाएगा यहाँ से, सो इट इज वी नॉट अपॉन, तो ये आपका वी आर एम एस है। ठीक है? चलिए बच्चों ये वाला करिएगा। पहले तो इसकी आप निकालिए एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल, एवरेज वैल्यू ओवर द हाफ साइकिल, और उसके बाद आई आर। मतलब पूरे साइकिल के लिए तो जीरो। ठीक है। हाफ साइकिल ही टी आई नॉट बाई टू। अच्छा। आई एम एस है आई नॉट अपॉन अंडर रूट टू। देखो IRMS ना इसका ऐसे नहीं निकलेगा कि आप इसका स्क्वायर करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये शेप क्योंकि डिफरेंट है ना? तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, आपको इसको ना अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर इसकी इक्वेशन, फिर इसकी इक्वेशन, फिर इनको अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं बता दूंगा कैसे करना है। उसके लिए आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आनी चाहिए। खैर मैं बता देता हूँ, इसकी जो एवरेज वैल्यू आएगी ओवर द कंप्लीट साइकिल, तो क्या आएगी भाई? जीरो। एवरेज वैल्यू ओवर दी हाफ साइकिल कितनी आ रही थी? आई नॉट अपॉन टू। और जो आरएमएस आएगा इसका, उसकी वैल्यू आती है आई नॉट अपॉन रूट थ्री। ठीक है, आई नॉट अपॉन रूट थ्री। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या होगा, मैं अगर आई को डिफाइन करूं तो इसकी इक्वेशन आएगी, ये y बराबर mx वाली इक्वेशन होती है। इसका एंगल तो आपको पता नहीं है अभी, है ना? तो मैं इस एंगल को थीटा मान ले रहा हूँ। ठीक है,
तो y बराबर एम एक्स। वाई क्या है यहाँ पे? आई। x क्या है यहाँ पे? t। तो i बराबर एम एक्स। एम होता था टेन थीटा इंटू एक्स क्या है यहाँ पे? t। लेकिन ये कहां से कहां तक है? जीरो से t/4 तक है ये। जीरो से t/4। अब t/4 से लेकर और 3t/4 तक ये वैल्यू अलग है ना? तो ये मान लीजिए अब कितना है? अल्फा है एंगल सपोज। ठीक है। और इसमें आप देखो, अच्छा आप ये भी कह सकते हो कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, है ना? अब ये हाफ हाफ ही ले रहे हैं हम लोग इसको। और नहीं तो आप इसको अल्फा मान ली, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा? इस देखो y बराबर एम एक्स प्लस सी में अगर आप m को उल्टा कर दें तो माइनस m हो जाएगा। माइनस एम एक्स प्लस सी। ठीक है। तो ये वाली जो लाइन थी इसको शिफ्ट करिए यहाँ पे। ठीक है। ये कहां तक आएगा? अगर आप इसको देखें, पीछे ले जाएं यहाँ पे, तो इसकी इक्वेशन आएगी I इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन अल्फा, है ना, इंटू टी माइनस एम एक्स। और ये कहां तक शिफ्ट हुआ है? ये यहाँ शिफ्ट हुआ हुआ है। ये t/2 पे शिफ्टेड है। तो ये t/2 किसके साथ आएगा? भाई अगर हम इसको यहाँ शिफ्ट कर देते पीछे, तो t/2 इसमें आएगा, है ना? तो यानी यहाँ पे आ जाएगा प्लस t/2। और ये कहां से कहां तक है? t/4 से t/2। फिर ऐसे ही आगे लिखोगे t/2 से 3t/4, फिर 3t/4 से t। तो वो चार पार्ट्स बनेंगे, फिर आप उनका स्क्वायर करेंगे, फिर अंडर रूट लेंगे। ठीक है। तो वो इतना प्रोसेस करने के लिए खैर मैं नहीं कहूंगा। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली याद रख लें कि जो ट्राइंगुलर वेवफॉर्म होती है उसका IRMS इज I0 अपॉन रूट। ठीक। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।